आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है। दर्शाए कि बिंदु ए, एक पॉइंट ए है, बिंदु बी, एक पॉइंट बी है, और बिंदु सी जिनके कोऑर्डिनेट से लिखे हुए हैं। 1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 -8, बी के हैं 5 0 -2 और सी के हैं 11 3 सी। सररेख है, एक लाइन में है, और बिंदु बी द्वारा रेखा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी क्या हैं? सररेख हैं, कोलोनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन में हैं। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए क्या करते हैं? पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी सी वेक्टर निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर ए सी वेक्टर निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड, तब जाकर के ए बी सी क्या हो जाते हैं? कोलोनियर हो जाते हैं। आर इन ए लाइन, एक रेखा में हैं, सररेख हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? कोलोनियर पॉइंट्स है ए बी सी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? वेक्टर ए बी निकाल दूंगा। ये ओरिजन है, तो ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा I - 2j - 8k। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ये ओरिजन है, मूल बिंदु है, ये हो जाएगा I - 2j - 8k। ओ ए वेक्टर हो जाएगा I - 2j - 8k। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू I 5i - 2k। ये 5i - 2k। और ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ सी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अंडरस्टैंड, ओ सी वेक्टर भी मैं निकाल पाऊंगा। ओ सी वेक्टर हो जाएगा 11i + 3j + 7k। 11i + 3j + 7k। ठीक है, अब यदि मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर, आप जानते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर होता है ओ बी वेक्टर। एक में लिख लेता हूं, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। और यदि आप ए बी वेक्टर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी निकालना चाहोगे तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए बी कैसे निकलेगा? आप देखो, ओ बी हो जाएगा कितना? ओ बी ये है मेरे पास 5i - 2k। ठीक है, माइनस ओ ए हो जाएगा I - 2j - 8k। एक तरीका ये है। दूसरा क्या? डायरेक्ट आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। 5 - 1i + 0 - 2j + -2 - 8k, ऐसा भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो चलो, मैंने एक तरीका आपको यही बताया है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5i - 2k -i + 2j, ठीक है, प्लस 8k। कितना हो जाएगा अंडरस्टैंड? 5i में से i गया, ए बी वेक्टर हो जाएगा 4i, ठीक है, प्लस 2j, और देखो -2k + 8k हो जाएगा +6k,
और यहाँ पर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 36, 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 36, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 56, स्क्वायर रूट ऑफ 56। और आप जानते हैं 14 इंटू 4 56 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ए बी वेक्टर जो मेरे पास आया 4i प्लस 2j प्लस 6k आया, इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया है ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, इसका मैग्नीट्यूड आ गया ए बी का। अब बी सी का निकाल लेते हैं। बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप देखो डियर स्टूडेंट, आप देखिए कैसे निकाला जाएगा बीसी का मैग्नीट्यूड। उसके लिए पहले बीसी वेक्टर चाहिए, बीसी वेक्टर निकल जाएगा। यहाँ पर मैं ओ सी लिख लेता हूँ, चलिए ओ सी इज इक्वल टू 11i प्लस 3j प्लस 7k। अब मैं निकाल देता हूँ बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा, बीसी वेक्टर आप सीधे माइनस कर सकते हैं, 11 माइनस 5 6i, ठीक है, 3 माइनस 0 प्लस 3j, और 7 माइनस माइनस 2 तो 9 हो जाएगा ये, प्लस 9k, ठीक है। बीसी वेक्टर ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए ये कैलकुलेशन करके 10 16 1 9 126, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 14, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो मेरे पास जो बीसी वेक्टर आया डियर स्टूडेंट, बीसी वेक्टर है मेरे पास, बीसी वेक्टर आया था 6i प्लस 3j प्लस 9k, और इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा बीसी का, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है। अब तीसरा वेक्टर कौन निकाल लेता हूं, ए सी, ठीक है। अब आप देखो ए सी वेक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ए सी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाल दूंगा, आप देखो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 11 माइनस 1 10i 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 5 5j, और 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 8 हो गया 15 के हो गए और 10। तो मैग्नीट्यूड यदि आप निकालना चाहेंगे एसी वेक्टर का तो कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, अरे हो गया 225, ठीक है। अब आप देखो कितना हो गया सम मैग्नीट्यूड ऑफ एसी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 10, 1 3 to 5 2 और 1 350, अरे कितना हो जाएगा 25 इंटू 14, 14 5 70 7, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक हो गया।
ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ए सी वेक्टर हमारे पास आया कितना, 10i प्लस 5j प्लस 15k, और मैग्नीट्यूड ए सी का आया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये आपने सब निकाल दिया है। अब देखिए अब क्या करना है। अब मेरे पास ये जो रिजल्ट यहाँ पर आया, जो मैंने कैलकुलेशन की है, उसमें आप देखो स्टूडेंट क्या रहा है मेरे पास। जो ए सी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए सी वैक्टर, ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप देखो इसको और इसको प्लस करेंगे, 3 + 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 14, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ठीक है, इस लंबाई और इस लंबाई को प्लस करूंगा तो पूरी इस लंबाई के बराबर आ गया, तो कोई आसान है। ठीक है ना, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, क्या बोलेंगे, बिंदु ए बी व सी संरेख हैं। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलोनियल पॉइंट हो गए। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये निकल गया। अब इसका दूसरा वाला पार्ट भी करना है कि वो अनुपात निकालिए जो बी ए सी को किस अनुपात में बांटता है। पॉइंट बी ए सी को किस अनुपात में बांटता है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस है, लंबाइयां हैं, ए बी और बी सी में अनुपात क्या है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अब आप देखो, ये तो प्रूफ हो गया, एक पार्ट संरेखण ये तो निकाल दिया। अब आप देखो क्या करूंगा मैं, एक सरल तरीका बताता हूं मैं इसका। एक सरल तरीका है, कह रहे हैं कि बी द्वारा रेखा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी ए सी को किस अनुपात में बांटता है। सामान्य सी मैं आपको एक बात बताता हूँ। माना ये है कोई लाइन है पी क्यू, और यहाँ मैंने आर लिख दिया, और हमसे कहा जा रहा है कि ये आर इस पी क्यू को किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो बाय विच दिस आर डिवाइड पी क्यू। तो सिंपल सी बात है कि पी आर अनुपात आर क्यू चाहिए, पी आर रेशियो आर क्यू, या इसको मैं ऐसा कह सकता हूं पी आर बाई आर क्यू, रेशियो पी आर बाई आर क्यू, ऐसा भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, इनका रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, बी द्वारा यहां लिख देता हूं, बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात, विभाजित करने वाला अनुपात। ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए सी को किस रेशियो में बांट रहा है। इसको आप क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड और किसका मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ठीक है, यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां की लंबाई का अनुपात ले लेते हैं, सिंपल सा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना है, ए बी का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, और बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये हो गया 2 अनुपात
2/3 और अनुपात के रूप में हो जाएगा 2:3। 2/3 का मतलब क्या, 2:3 हो गया। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि बी द्वारा AC को 2:3 में विभाजित, बी द्वारा AC को 2:3 में, बी ऐसा लिख सकता हूं, बी AC को 2:3 में विभाजित करता है। बी डिवाइड्स AC इंटू बी डिवाइड्स AC इन 2:3। ठीक है। एक तरीका इसका और है, एक तरीका और क्या है, आप देखो, एक तरीका और क्या निकाला जा सकता है। एक तरीका ये है, एक तरीका तो ये मैंने सरल सा आपको बताया, दूसरा तरीका एक और भी है। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट आप करना, मैं आपको बता देता हूं। माना कि बी इस AC को m/n में डिवाइड करता है, ठीक है, और ये वेक्टर माना A है और ये वेक्टर क्या है, माना B है। ये वेक्टर ये वेक्टर क्या है, B है। तो OB वेक्टर कैसे निकलता है, OB वेक्टर इज इक्वल टू, OB वेक्टर कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, m इंटू वेक्टर A प्लस n इंटू वेक्टर B, इंटरनल डिवीजन के लिए है ये, डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, m प्लस n की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, m प्लस n इंटू OB इज इक्वल टू NA प्लस NB, NA प्लस NB डिवाइडेड बाय m प्लस NY, ये दिस OB। ठीक है, ये तो है इंटरनल डिवीजन का, इंटरनल तो है, आंतरिक विभाजन हो रहा है ना, इंटरनल डिवीजन हो रहा है ना। वैल्यू रख लीजिए m प्लस n OB क्या है, देखो OB वेक्टर मैंने यहां निकाला हुआ है 5i माइनस 2k इज इक्वल टू m इंटू ए मतलब ये वाला OC वेक्टर में निकाला हुआ है 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस n टाइम ऑफ B मतलब ये OA क्या है, ये है i माइनस 2j माइनस 8k। ठीक है ना। अब आसानी से आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट आप कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पर केवल आई के कोएफिशिएंट को भी आप वो करेंगे ना, आई के गुणांकों की तुलना करने पर, आई के गुणांकों की तुलना करने पर यहां आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई होगा तो 5m प्लस n, यहां आई का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो 11m, और यहां आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, प्लस n। ठीक है ना, ये हो जाएगा 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 11m प्लस n। इस n को तो यहां ले लीजिए, ठीक है, और n को यहां ले लो तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए आप 11m माइनस 5m इज इक्वल टू 11m माइनस 5m इज इक्वल टू 5n माइनस n, 11 में से 5 होगा 6m इज इक्वल टू 4n, तो m बाई n इज इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो m बाई n कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि m रेशियो n इज इक्वल टू 2:3। 2/3 का मतलब क्या हो, 2:3। तो दोनों मेथड से मैंने आपको इक्वेशन बता दिया है, जो यदि आपने एग्जाम में, इस साल के बच्चों ने एग्जाम में
जिस भी मेथड से करा है, दोनों मेथड मैंने बताए हैं, दोनों सही है। और अगले साल के बच्चे जो बोर्ड में जाएंगे वो दोनों तरीके से सीखेंगे, ठीक है, जिससे आप जो आपको आसान लगे उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन z = 2000 + 10x - 70y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण आलेखी विधि से कीजिए। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा बच्चों। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए देखो, इसमें 5 मार्क्स का है, तो 2.5 मार्क्स आपके ग्राफ के हैं। आपका ग्राफ ठीक बनना चाहिए और 2.5 क्या है आगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, मार्क्स। तो चलो किस रूप में बनाते हैं, सरल तरीका आपको बताता हूँ, सरल तरीका बताता हूँ। और लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म बना करके कैसे उसको ट्रेस किया जाता है, आसान, मैं आपको आसानी से बताता हूँ। देखिए पहली वाली जो लाइन है, जैसे ये 1 है, ये है, ये जो कांस्टेंट है ये आपका दूसरा है, ठीक है। तीसरा कांस्टेंट क्या है, ये है, ये चौथा वाला कांस्टेंट है और ये पांचवा वाला कांस्टेंट है। सबको मैं ट्रेस करूंगा, ठीक है, सबकी लाइन बनाऊंगा। जैसे मैं इसको ले रहा हूं पहले, ये x + y क्या है, <= तो इक्वल टू तो मैं इक्वल टू लिख लेता हूं। 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, x/8 + y/8 = 1। अब ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, रेखा का अंतःखंड रूप, मतलब इस लाइन में x एक्सिस पर 8 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर भी कितने का इंटरसेप्ट बनाया, 8 का बनाया। तो यहां मैं देखो, यहां मैं ग्राफ बना लेता हूं डियर स्टूडेंट। देखिए यहां ग्राफ बना लेता हूं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में इसके लिए ग्राफ मिला होगा और ग्राफ पे ही आपने इक्वेशन बनाया होगा, ठीक है। अब इसको देखो, ऐसे पहले आपने एक्स सिस्टम आपको बनाने चाहिए। ये है एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट, अब आपको तो ग्राफ में करना है, ग्राफ में एक बड़े खाने को एक पॉइंट मान सकते हैं, पर यहां मैं स्केल की मदद से बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा सकता हूं स्केल की मदद से, ठीक है। तो यहां मैं लगभग अंदाज से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी बराबर बराबर दूरी पे स्केल से करेंगे, ठीक है। 1, या ग्राफ में तो बना रहता है, ग्राफ में खाने, बड़े खाने को एक मान सकते हैं, 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर तक कर लेता हूं इसको, 7 और 8। ये तो पहली जो लाइन होगी, एक्स एक्सिस पर 8 का इंटरसेप्ट, वो एक्सिस पर 8 का इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पर 8 का अंतःखंड, वो एक्सिस पर भी 8 का अंतःखंड। तो इन दोनों को ज्वाइन कर ले, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक्स एक्सिस पे 8 का इंटरसेप्ट और वो एक्सिस पर भी 8 का इंटरसेप्ट, इनको मिला दीजिए। देखिए इनको मैं ज्वाइन करता हूं, आप देखो, और आगे थोड़ा सा इसको और आगे खींचता हूं, आप देखो ऐसे।
ये इस लाइन का इक्वेशन इसी के ऊपर लिख लेना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हो, दूसरी लाइन लीजिए। दूसरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लेता हूं। 4 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 4 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे भी 4 का इंटरसेप्ट, यहां मिला लीजिए। x एक्सिस पे 4 का अंतःखंड, y एक्सिस पे 4 का अंतःखंड, इनको मिलाते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखो ऐसे, और आगे खींच लेते हैं इसको ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसे, और आगे बढ़ा देता हूं ये। तो ये दूसरी लाइन होगी, कौन सी वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसके ऊपर लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरी क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आप इसको कैसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 की लाइन कौन होती है, एक ऐसी लाइन जिस पर हमेशा x की वैल्यू कहां हो, 5 हो। तो x 5 कहां पर है, 1 2 3 4 5, ये है 5। तो आप ऐसी लाइन आगे डियर स्टूडेंट, ये ऐसी लाइन आगे देखो, ऐसी लाइन आएगी, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 5 की। इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 5 रहेगी। यहां पहुंचेंगे तो x 5 जाना पड़ेगा, यहां भी आएंगे तो x 5 जाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 5 की लाइन। दूसरी लाइन कौन है, y लेस देन इक्वल टू 5, यहां पर भी y की वैल्यू 5 से, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 5 ले सकता हूं। y इज इक्वल टू 5 की लाइन कहां मिलेगी, 1 2 3 4 5, ऐसे इसको आप कर लीजिए यहां पर, ऐसे इस रूप में, ये है y इज इक्वल टू 5, ये है y इज इक्वल टू 5 की लाइन। और क्या है, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है। x का मान 0 या 0 से बड़ा, ये है ना आपके पास, इसका अर्थ क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब आगे, ठीक है, आगे। y इज इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, और y का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब x एक्सिस के ऊपर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, x प्लस वाई का मान क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। x की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू 8 तो इसके ऊपर पड़ेगा, पर लेस देन इक्वल टू उससे छोटा कोई बिंदु ले लो, माना ये वाला ले लेता हूं 2,0, 2,0 करेंगे तो x 2 हो गया, y 0, 2 का मान 8 से कम होता है, यस, ठीक है। यदि इसके बाहर 9 वाला पॉइंट ले लूं, 9,0, तो 9 की वैल्यू 8 से लेस नहीं होती। इसका मतलब जितने पॉइंट इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट है, इसके अंदर के सारा रीजन इसके अंदर आ जाएगा, ये, ठीक है। दूसरा आप देखो, दूसरा क्या है कांस्टेंट, कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 या 4 से अधिक है, यह है x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन। तो इज इक्वल टू का मतलब ये होगा कि सारे पॉइंट x प्लस वाई के ऊपर जितने पड़ रहे हैं वो भी कवर होंगे, और उससे बड़ा। अब देखो, मैं यदि एक पॉइंट ये ले लूँ इसमें 6,0, ये वाला पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6,0, तो 6 प्लस 0, 6 का मान 4 से बड़ा होता है। अंदर का एक पॉइंट देख लो 1,0, x1, तो 1 की वैल्यू कभी भी 4 से बड़ी नहीं होती है। इसका मतलब ये कौन सा रीजन बनाएगा,
कौन सा क्षेत्र बनाएगा? इसके ऊपर पड़ने वाले सारे बिंदु और बाहर की तरफ सारा। ये इस वाले ने कहा इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और अंदर का पूरा रीजन। ये क्या कह रहा है? इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और बाहर, इसके बाहर अपर रीजन। इसने इस पूरे रीजन को दो भाग में बांटा ये अभी। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और अपर रीजन ये पूरा आ जाएगा। इसका मतलब क्या था? इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और ये लोअर रीजन, ठीक है। और तीसरा क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 5। x का मान 5 यहां है और लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि 5 से छोटा, तो इधर आएगा सारा 1 2 3 4 सब इसी में तो है इधर। और y का मान 5 से 5 है, 5 से छोटा, तो y का मान 5 है। 5 से छोटा कौन है? 5 यहाँ है, 5 से छोटा मतलब नीचे आएंगे 5 से छोटा। तो रीजन कौन सा बदला? देखो ये कह रहा है अंदर, ये वाला कह रहा है बाहर, ये वाला कह रहा है नीचे, ये वाला कह रहा है इधर, और ये वाला कह रहा है कौन? ये कह रहा है ये और इसके आगे, और ये वाला कह रहा है एक्स एक्सिस और उसके ऊपर। तो कॉमन रीजन आप देखेंगे तो ये है डियर स्टूडेंट कॉमन रीजन, ये कॉमन बन गया। ये कॉमन रीजन है। आप देखो ये है कॉमन रीजन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। यही तो है सुसंगत क्षेत्र। आप देखो यही तो है सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन, ये ठीक है ना। इसको आप कलर पेंसिल से या सेट कर लीजिए इसी रूप में, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम क्या? सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन। और कैसा रीजन बना? बाउंडेड। आप देख रहे हैं बाउंडेड। कितने शीट्स होंगे? देखो एक शीट्स तो ये है, ये वाला पॉइंट में इसको ए लिख देता हूं, ए पॉइंट। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? आप देखो ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x4 है, y0 है, ये वाला पॉइंट। एक वाला पॉइंट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यदि मैं इस पॉइंट को b कर दूं, ठीक है, b कर देता हूं, तो ये 5 वाला है, 5 है ना, x5 y0 5,0 b पॉइंट, ये b पॉइंट 5,0। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये ए बी, इस पॉइंट को लिख दूंगा मैं C, इस पॉइंट को लिख दूंगा D, इस पॉइंट को लिख दूंगा E, और इस पॉइंट को लिख दूंगा F। ये जो बाउंडेड रीजन बना, इसके कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6 वर्टेक्स हैं, 6 शीर्ष हैं। सबके कोऑर्डिनेट हमको मालूम होने चाहिए। तो ए का 4,0, बी का मैंने यहाँ लिख दिया 5,0, सी के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने पड़ेंगे, डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ई का मालूम है। ई कहाँ मिल रहा है? आप देखो ये 5 वाला है ना, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ई हो जाएगा 0,5। वाई एक्सिस है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 ये, और एफ वाला देखो आप, एफ वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 4 है, ये हो जाएगा 0,4। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी जो है इन दो लाइन का इंटरसेक्शन, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन। ये वाली लाइन कौन है? ये है x + y = 8, और ये वाली लाइन कौन है? ये है x = 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या 5 है, 5, y कितना हो जाएगा? यहाँ रख दो 5, y हो जाएगा 3। ये और d किस किस का इंटरसेक्शन है? किस किस लाइन का? ये y = 5 और ये x + y = 8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखो y तो 5 है, यहाँ इस लाइन पर y 5 है, देखो y 5 है, x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ रख दो, x + y आपका 8 है ना, x + y इस लाइन के ऊपर क्या है? 8 है, x + y 8 है, तो y 5 करो तो x क्या हो जाएगा? 3। तो 3,5।
तो ये मेरे पास वर्टेक्स निकल गए, सारे वर्टेक्स निकल गए। जब वर्टेक्स निकल जाते हैं तो आसानी से फिर हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल बना करके डियर स्टूडेंट उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं टेबल बनाता हूं। मैं टेबल बना लेता हूं डियर स्टूडेंट। यहां पर आप देखो, यहां पर मैं टेबल बना लेता हूं। इसको देखिए, यहां आप देखो, यहां टेबल बना लेता हूं। देखो 5 पॉइंट्स हैं। यहां देखिए, इसके 2 हिस्से कर लेता हूं। ए, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा ले रहा हूं? ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? चलो एक यहां पर लिख देता हूं, शीर्ष वर्टिसेस, और एक लिख दूंगा जेड का मान। यहां पर हो जाएंगे शीर्ष, इधर शीर्ष आ जाएंगे वर्टिसेस, और यहां जेड की वैल्यू की कैलकुलेशन। जेड कितना है? 2000 प्लस 10x माइनस 71। तो पहला वर्टेक्स है ए क्या है? ये है 4,0, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। बी क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पर ये 5,0। बी आपका 5,0 यहां मैंने लिखा हुआ है। कहां? ऊपर लिखा हुआ है, देखो बी 5,0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स 5,3। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3,5। ठीक है। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, एफ ये वाला पॉइंट है आपका, ये है 0,4। ये हो गया। अब जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स 4 है, वाई क्या है? 0। तो हो जाएगा 2000 प्लस 10 इंटू 4। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 40। 2040। इसकी वैल्यू आ गई 2040। इसमें रखो, देखो 2000 तो ही है, 10x, x कितना 5, y 0 है, तो 50, ये हो गया 2050। तीसरा आप देखो, x की जगह 5, y की जगह 3, तो 2000 प्लस 10 इंटू 5 माइनस 70 इंटू 3, तो 2050 हुआ। 210 माइनस कर दो। 2050 में 210 माइनस कर दो, 4, 8, ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना? ये हो गया, चलो यहां लिख लेता हूं, 1840, 1840। इसको देखो, 2000 प्लस 10 इंटू एक्स है ना, तो 10 इंटू 3 माइनस 70 इंटू 5, तो 30। तो इन दोनों को मिला के 2030 माइनस 350, 0 3 में से 5 गए 8, 9 में से 3 गया 6, 1680। आप देख रहे हैं 1680। इस वाले पे देखो, x0 y5, तो 2000 माइनस 70 इंटू 5 कितना हो गया? 2000 में 335 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1650, और 0,4 रखिए, x0 और y4, तो 2000
-70,4 280 आप माइनस करेंगे तो 1720 1720। अब इनमें देखो सबसे मैक्सिमम कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप यहां क्या लिख देंगे, आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहां लिख दो अधिकतम, मैक्सिमम, ये हो गया अधिकतम वैल्यू, अधिकतम, मैक्सिमम। और सबसे कम कौन है, सबसे कम है ये, तो ये हो जाएगा निम्नतम, निम्नतम, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 1650 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2050। तो अब आप आंसर लिख लीजिए, जेड का अधिकतम मान बिंदु, किस बिंदु पे हुआ ये, देखो अधिकतम मान किस बिंदु पे आया, बिंदु बी 5,0 पर कितना हो गया, 2050 है, ठीक है। जेड का न्यूनतम मान किस बिंदु पे आया, इस बिंदु पे लिख देना चाहिए, बिंदु बी ई 0,5 पर 1650 है। बहुत मैक्सिमम वैल्यू 2050 और मिनिमम वैल्यू हो गई 1650 हो गया, ठीक है। यहां मैक्सिमम वैल्यू ई पॉइंट पे मिनिमम है और बी पॉइंट पे मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करना था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए और क्वेश्चन देखेंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। बीमा कंपनी है, स्कूटर चालक का भी बीमा है, कार चालकों का भी बीमा है, ट्रक चालकों का भी बीमा, संख्या दी। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं, स्कूटर चालक से दुर्घटना होने की प्रायिकता ये है, कार चालक से दुर्घटना होने की प्रायिकता ये है और ट्रक चालक से दुर्घटना होने की प्रायिकता ये है। बीमाकृत व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसका एक्सीडेंट हुआ, मालूम चलिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। व्यक्ति दुर्घटना होने की प्रायिकता नहीं बोल रहा है, दुर्घटना हो गई ये जानकारी है, तो उस व्यक्ति का स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यह इनवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रतिलोम प्रायिकता और बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूं 3 चीजें हैं, स्कूटर चालक है, कार चालक है और ट्रक चालक है। माना स्कूटर चालक का बीमा होने को ए से, कार चालक का बीमा, कार चालक का बीमा होने को बी से और ट्रक चालक का बीमा होने को, ट्रक चालक का बीमा होने को सी से
दर्शाया गया है, सी से दर्शाया गया है तथा एक घटना और है दुर्घटना होने की, तथा दुर्घटना होने की घटना को, दुर्घटना होने की घटना को ए से दर्शाया गया है। ये सब मैं मान रहा हूं, आगे सिंबल ए से दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो कुल कितने चालक हैं, कुल चालकों की संख्या, कुल चालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप देखो कुल चालकों की संख्या कितनी हो जाएगी। स्कूटर चालक कितने हैं, 2000 प्लस कार चालक हैं 4000 प्लस ट्रक चालक हैं 6000, ये हो गया 12000, 12000 चालक है ये। ठीक है, अब मैं एक एक की प्रायिकता निकालता हूं कि ए कार चालक होने की प्रायिकता, कार चालक होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए कुल 12000 चालक हैं, उनमें से स्कूटर वाले 2000 हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2000 बाई 12000, ये हो गया 1/6। ठीक है, यहां लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6। दूसरा देखिए बी, नहीं ए तो स्कूटर है, स्कूटर कार नहीं स्कूटर, ए तो स्कूटर चालक है, स्कूटर वाले 2000 है, उसकी प्रायिकता 2000/12000। बी कार चालक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पीबी कार चालक को हम बी से मान रहे हैं, तो 4000 बाई 12000 कट गया, ये हो गया 1/3। और तीसरा है सी ट्रक चालक होने की प्रायिकता पीसी, ये हो जाएगा कितना है, 6000 है, 6000 बाई 12000, ये हो गया 1/2। ठीक हो गया, तो पीवी हो गया मेरे पास 1/3 और पीसी हो गया कितना, 1/2। ठीक हो गया। अब आप देखो मैं पहले प्रायिकता निकाल, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः है 0.01, 0.03, 0.05। स्कूटर चालक की दुर्घटना होने की प्रायिकता ये है, कार चालक का ये है और ट्रक चालक का ये। ठीक हो गया। अब देखो स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, दुर्घटना होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता। अच्छा एक चीज और है, हमने इनको पीबी एबीसी माना हुआ है ना, एबीसी माना हुआ है, तो यहां पर ई से दर्शाते हैं इसको, ई से किसको, दुर्घटना होने की घटनाओं को ई से दर्शाया गया है। तो स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी दुर्घटना होने की प्रायिकता ई, दुर्घटना ई से, और कह रहे हैं कि वो स्कूटर चालक है, तो
स्कूटर चालक, ये मालूम है कि स्कूटर चालक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हुआ है, प्रायिकता कितनी है 0.01, 0.01, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है। अब आप देखो फिर दूसरा क्या है, कार चालक, कार चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, कार चालक होने बी, तो दुर्घटना हुई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी की, मालूम है कि कार चालक का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्रायिकता क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट कितना 0.03, 0.03 यहां लिख लेता हूं, चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो ए मेरे पास है कितना है 0.01, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो जाएगा दूसरा 0.03, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा तीसरा 0.15, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे आगे काम आएंगी। और तीसरा मैं लिख लेता हूं कितना डियर स्टूडेंट, आप देखो तीसरा मैं लिख लेता हूं कितना, तीसरा है ट्रक चालक, तीसरा क्या है, ट्रक चालक है, ट्रक चालक, ट्रक चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, दुर्घटना होने की प्रायिकता, ट्रक चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता ये है, ये कितना है, ये है 0.15, ये ठीक है, ट्रक चालक का हुआ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट होने की प्रायिकता जबकि मालूम है कि वो ट्रक चालक है, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और देखिए आगे अब अल्टीमेटली निकालना क्या है डियर स्टूडेंट, बेस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, निकालना क्या है उसको देखते हैं। देखो आप देखिए क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति के अब एक दुर्घटना हो जाती है, मतलब घटना ई हो गई है, मालूम है कि दुर्घटना हो गई, मतलब घटना ई हो गई है, क्योंकि दुर्घटना को हमने ई से दर्शाया गया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो अब देखो चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखो अब यहां पर किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, क्या मालूम है कि दुर्घटना हो चुकी है, ये मालूम है, ये हो गया, दुर्घटना हो चुकी है, पर वो क्या है, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता निकाली, जबकि मालूम है कि दुर्घटना हो चुकी है, ठीक है। अब बेस थ्योरम से कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई probability of A into conditional probability of E
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सब वैल्यू रख लीजिए, सब निकाला हुआ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 इंटू ये है 0.01 डिवाइडेड बाई ये क्या है 1/6 इंटू 0.01 प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.03 प्लस पीसी है 1/2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली ये है 0.15। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, आप देखो सबका डिनोमिनेटर 6 मानते हैं, इसका तो 6 है, इसका भी है। इसको 6 करने के लिए 2 से डिवाइड है, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 करने के लिए 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर 1/6 सबसे हटा लीजिए तो हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.03 या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.15। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अभी कितना हुआ, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.01 बाई 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.45। तो आप देखो इसको आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 बाई इन सबको प्लस करूंगा तो 0.52 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा दीजिए तो ये हो गया 1/52। तो ये हो गया इक्वेशन सॉल्व होकर के आ गया 1/52। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है 1/52। ऐसा करना बेस थ्योरम पे आधारित है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में अथवा और या तो क्वेश्चन करना था जो मैंने अभी किया या ये वाला करना था, और आपको नए बच्चों को तो दोनों क्वेश्चन करने हैं जिससे आगे के लिए आपके लिए ठीक हो जाए। एक विशेष समस्या को भरत और वीरेंद्र द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3 और 2/5 में। किसी प्रॉब्लम को या किसी क्वेश्चन को भरत द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता 1/3 है और वीरेंद्र द्वारा 2/5 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेता है और कोई भी समस्या को हल नहीं कर पाता है। दो बच्चों के पास या जो भी होंगे, एक भरत है दूसरा वीरेंद्र है, कोई समस्या दे दी गई इनको। ठीक है, इनकी समस्या हल करने की प्रायिकताएं 1/3 और 2/5 हैं, स्वतंत्र रूप से कोई संपर्क नहीं। ठीक है, अब प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल कर लेते हैं, इसकी प्रायिकता चाहिए। दूसरा है कोई एक समस्या को हल कर लेता है, उसकी प्रायिकता। और तीसरा है कोई भी समस्या को हल नहीं कर पाता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं पहले कुछ सिंबल लिख लेता हूं। माना भरत को बी से और वीरेंद्र को बी से दर्शाया गया है, बी से दर्शाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। जब मैं बी बोलूंगा मतलब भरत है, जब मैं भी बोलूंगा मतलब कौन है, वीरेंद्र है। तो
भरत द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, भरत द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी दी हुई है डियर स्टूडेंट? आप देखो, भरत समस्या का हल कर लेता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब भरत द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता, भरत द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3, तो भरत द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पीवी नॉट, और पीवी नॉट क्या हो? 1 माइनस पीवी, 1 माइनस पीवी मतलब 1 माइनस 1/3, ये हो गया 2/3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? सॉरी, ठीक हो गया। अब देखो दूसरा कौन है? वीरेंद्र, वीरेंद्र द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, वीरेंद्र को मैंने भी से दर्शा रखा है, वीरेंद्र द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता है 2/5। ठीक है, वीरेंद्र द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता पी भी नॉट कितना? 1 माइनस पीवी, पीवी, पीवी नॉट का 1 माइनस पीवी, और ये है 1 माइनस 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब मैं यहां लिख लेता हूं सब कुछ। ठीक है, पी बी कितना है? पी बी है 1/3, पी बी नॉट कितना है? 2/3, पी भी कितना है? 2/5, और पी भी नॉट कितना है? 3/5। ये सब है। अब देखिए, ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आवश्यक चीजें जुटा ली। क्या क्या मुझे आवश्यकता पड़ेगी वो मैंने सब लिख दिया है। अब मैं क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट करता हूं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा वो भी 5 मार्क्स का है, और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला वाला पार्ट ये है 2 मार्क्स का, दूसरा वाला है 2 मार्क्स का, तीसरा वाला है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं, क्या पूछा हुआ है? समस्या हल, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है की प्रायिकता, समस्या हल हो जाती है उसकी प्रायिकता बराबर। अब देखो, समस्या हल हो जाए, दो बच्चे यहां 2 लोग हैं, भरत और वीरेंद्र, समस्या दे दी, अलग अलग कर रहे हैं, समस्या हल हो जाती है। क्या स्थिति हो सकती है? भरत ने समस्या सॉल्व की परंतु वीरेंद्र नहीं कर पाया। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है? वीरेंद्र ने समस्या हल कर दी पर भरत नहीं कर पाया। और तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है? वीरेंद्र ने भी समस्या हल कर दी और भरत ने भी कर दी। 3 स्थितियां हो सकती हैं, तीनों को आपस में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, भरत ने समस्या को हल करने की प्रायिकता इनटू वीरेंद्र द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता, एक स्थिति ये हो जाएगी, भरत समस्या हल कर लेता है, वीरेंद्र नहीं कर पाता। प्लस दूसरी स्थिति होती है कि वीरेंद्र समस्या हल कर लेता है परंतु भरत नहीं कर पाता है, पीवी नॉट। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि दोनों ने समस्या को हल कर दिया, तो भी समस्या हल, चाहे भरत कर रहा है वीरेंद्र नहीं कर रहा है, या वीरेंद्र कर रहा है भरत नहीं कर रहा है, या भरत ने भी सॉल्व कर दिया वीरेंद्र ने भी सॉल्व कर दिया, तो समस्या हल हो गई। ये स्थितियां हो सकती हैं, तो बीच में क्या हो गया? प्लस। ठीक, अब पीवी कितना है? 1/3, पीवी नॉट कितना है? ये सब निकाला मैंने यहाँ 3/5, प्लस पीवी कितना है?
पी वी है 2/5, पी वी नॉट कितना है, पी वी नॉट है 2/3 प्लस पी वी कितना है 1/3 इंटू पी वी कितना है 2/5। अब हल कर लेते हैं। 3/15, 4/15, 2/15, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, सब डिनोमिनेटर 15 है, प्लस कर लो 3 और 4 7 और 2 9, 9/15 काट लीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 समस्या हल हो जाती है, उसकी प्रायिकता आ गई 3/5। ये पहला वाला, ये 3/5, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है, ये 3/5 आ गया। अब दूसरा पार्ट देखिए स्टेट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर केवल कैरेक्टर चेंज है, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेता है, की प्रायिकता कोई एक, उनमें से तथ्य का कोई एक, भरत ने समस्या हल कर दी, वीरेंद्र नहीं कर पाया, या वीरेंद्र ने समस्या हल कर दी, भरत नहीं कर पाया, कोई एक बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, भरत ने समस्या हल कर दी पर वीरेंद्र नहीं कर पाया, पी वी नॉट। या क्या हो सकता है कि वीरेंद्र ने समस्या हल कर दी और भरत ने समस्या हल नहीं की, कोई ये कर रहा है, या तो ये या ये, तो जब या होता है तो प्लस, या तो ये या ये, तो प्लस हो गया, प्रोबेबिलिटी में बीच में प्लस आ गया। पीवी कितना है 1/3, पीवी नॉट है 3/5, पीवी एडियस्टन 2/5 इंटू पीवी नॉट है 2/3, तो कितना हो जाएगा 3/15 प्लस 4/15, ये हो जाएगा 7/15, ये हो गया। सेकंड पार्ट जो है 7/15, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेता है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट देखिए, अब तीसरे पार्ट में क्या है देखिए, तीसरा वाला पार्ट क्या है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तीसरा पार्ट आप देखो, थर्ड वाला देखिए, यही है थर्ड वाला, कोई भी समस्या को हल नहीं कर पाता है, उसकी प्रायिकता चाहिए। कोई भी समस्या को हल नहीं कर पाता है, की प्रायिकता न तो भरत समस्या को हल कर पाता, न वीरेंद्र समस्या को हल कर पाता है, एक कंडीशन है। तो पी बी नॉट, भरत ने भी समस्या हल नहीं कर पाया और वीरेंद्र भी समस्या हल नहीं कर पाया, पी बी नॉट इंटू पी वी नॉट। तो पी वी नॉट कितना है, पी वी नॉट है 2/3 इंटू पी वी नॉट है 3/5, 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 2/5।
5, 2/5 आ जाएगा तीसरा, तब मिलने थे आपको पूरे 5 मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पेपर का, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ से भी पेपर से भी आप देख लीजिए इसको, पेपर का एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए, बोर्ड में भी लिखा हुआ है, यदि आपको बारीक दिखे तो यहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो क्या है, एक किसान अपने खेत के लिए एक खुली घनाभ के आकार की पानी की टंकी बनाना चाहता है, पानी की टंकी, ठीक है, घनाभ के आकार की, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। घर में तो तीनों बराबर होते हैं, पर इसमें तीनों बराबर नहीं होंगे। जैसे कमरे का आकार है, इस कमरे में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किस आकार का, घनाभ के आकार का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब अलग अलग हो जाती हैं तो घनाभ बन गया। टंकी भी इसी आकार की होती है, या तो ऐसे होते हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में, या फिर किस रूप में होती हैं टंकियां, घनाभ के आकार की होती हैं। जलाशय की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए, टंकी की जो गहराई है वो 2 मीटर होनी चाहिए, गहराई दी हुई है, गहराई बोलो ऊंचाई बोलो एक ही बात है, इसमें गहराई बोलनी चाहिए। और इसमें कुल 32 घन मीटर पानी जमा करने की क्षमता होनी चाहिए। इस जलाशय में, इस टंकी में 32 घन मीटर पानी आ सकता है, यह आयतन है उसका 32 घन मीटर। आधार फर्श के निर्माण की लागत, उसका जो फर्श बनेगा नीचे का, वो उसकी लागत क्या है, 2000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बनेगा तो 2000 खर्च होंगे, इस प्रकार से। और चारों दीवारों के निर्माण की लागत 1500 रुपीज, 1500 प्रति वर्ग मीटर। चारों दीवार, छत नहीं है, ठीक है ना, चारों दीवार का निर्माण जब होगा तो किस रेट पे होगा, 1500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यदि जलाशय के खर्च, जलाशय के निर्माण का खर्च न्यूनतम रखना है तो बताइए, जलाशय पर जो खर्चा होगा वो न्यूनतम होना चाहिए। इसका मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम है, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट वहां आपने मान निकालना सीखा है, या उच्चिष्ट और निम्नष्ट मान निकालना आपने सीखा है, तो यहाँ जलाशय का जो निर्माण होगा खर्च न्यूनतम होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है केस स्टडी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन केस स्टडी का आता है, ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी पे बना हुआ है कि आप केस को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए जलाशय की लंबाई चौड़ाई क्या होगी वो निकालेंगे। पहले मान लेते हैं, माना जलाशय की लंबाई मीटर में मानते हैं, जलाशय की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। जलाशय की गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं, जलाशय की गहराई या टंकी की गहराई आपको दी हुई है, गहराई बराबर 2 मीटर ये दे रखी है, ठीक है। तो जो वो घनाभ के आकार का टैंक है उसकी लंबाई हमने x मीटर मान ली, चौड़ाई y मीटर मान ली और गहराई 2 मीटर दे रखी है। तो टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, v बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, ये हो गया आयतन, ठीक है। और यहां पर आयतन दे रखा है, आयतन कितना दिया हुआ है, 32 घन मीटर पानी इसके अंदर आ सकता है, इसका मतलब इसका आयतन है ये। तो वॉल्यूम दे रखा है 32, तो 32 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू 2। यदि आप एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आएगा, 32/2, तो ये हो गया 16, इक्वेशन नंबर 1।
पहले ही समीकरण आ गई डियर स्टूडेंट, एक्स वाई इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो नीचे का इसका फर्श बनेगा, फ्लोर बनेगा, उसका एरिया, और फिर चारों दीवारों का फर्श बनाने का खर्चा और चारों दीवारों का खर्चा। अब देखो फर्श का क्षेत्रफल देखते हैं। फर्श आधार, आधार बोलो, फर्श बोलो, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई एक्स हो गया। यहाँ तो आए तो ना आप समझ गए हो ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक्स वाई। तो आधार बनाने पर खर्चा, अब देखो आधार बनाने पर खर्च, आधार बनाने पर खर्च। आधार जो है प्रति मीटर स्क्वायर 2000 रुपये। आधार जब बनाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर पर 2000। तो ये एक्स वाई क्या है, वर्ग मीटर तो होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग मीटर, तो एक्स इंटू वाई इंटू 2000। आधार जो बनेगा उस टैंक का बेस बनेगा, उस पर कितना खर्चा आएगा, एक्स वाई इंटू 2000। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखो फिर 4 दीवार बनाने, उस पर भी खर्चा आएगा। तो 4 दीवार बनाने के लिए पहले उनका एरिया निकाल लेते हैं। टंकी के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, टंकी के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, ये होता है। कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई, या वो जो टैंक है उसकी जो दीवार होंगी रेक्टेंगुलर होंगी, आयताकारी तो होंगी, तो ये सूत्र लगेगा। तो 2 इंटू लंबाई x चौड़ाई y ऊंचाई 2, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो खर्चा कैसे हुआ, दीवार का निर्माण करना है, प्रति वर्ग मीटर का खर्चा 1500 है। दीवार बनानी 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा। ठीक है, चारों दीवार बनाने पर खर्चा, बनाने पर खर्च, चारों दीवार जो बनाएंगे उस पर खर्च। ये एरिया है इतना वर्ग मीटर स्क्वायर, एक वर्ग मीटर स्क्वायर पर 1500 खर्चा है, तो इतने भी कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1500, ये हो गया। बस बन गई टंकी। आधार बनाने पे जो खर्चा हुआ वो ये है, और चारों दीवार बनाने पे जो खर्चा ये है, तो ये तो कुल खर्चा होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब ये तो सब मैं इनको हटा लेता हूं, अब यहाँ जगह बनाता हूँ दर्शन। ठीक है, ये तो सब हमको मालूम है कि जलाशय की लंबाई x मीटर चौड़ाई y मीटर। ठीक है, चलिए एक समीकरण रहने देंगे, जलाशय निर्माण पर कुल खर्च। चलो इस समीकरण यहां लिख लेता हूं। एक इक्वेशन मेरे पास ही आ रखी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 16, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। ठीक हो गया। अब देखो जलाशय निर्माण पर कुल खर्च, आप देखो या टंकी के निर्माण पर कुल खर्च, जलाशय निर्माण पर खर्च कितना हो रहा है, जलाशय निर्माण पर खर्च बराबर आधार निर्माण पर खर्च
आधार निर्माण पर खर्च प्लस चारों दीवार बनाने पर खर्च, चारों दीवार बनाने पर खर्च कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अब आप देखो कितना हो जाएगा ये। यदि मैं टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च को ई से मान के चलूं तो आधार बनाने पर कितना खर्चा हुआ? 2000 XY, एक्स वाई 2000 था, 2000 XY प्लस इसको देखो, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 6000 X प्लस वाई। चारों दीवारों पर खर्चा कितना हो गया? 6000 इंटू एक्स प्लस वाई। चारों दीवारों पर जो खर्चा हुआ डियर स्टूडेंट वो इतना हो गया। ठीक हो गया? तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अभी सब क्या आवश्यकता नहीं है, इसको मैं सब मिटा लेता हूं, यहां जगह बना देता हूं काम करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां जगह रखता हूं। अब देखिए आप इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 16 है। एक इक्वेशन ई एक्सपेंडिचर कुल खर्च इक्वल टू 2000 एक्स वाई प्लस 6000 एक्स प्लस वाई। अब देखो मुझे एक्सपेंडिचर न्यूनतम करना है, खर्च न्यूनतम होना चाहिए, इसका मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी ई बाई। अब यहां देखो यहां दो वेरिएबल हैं, एक्स भी है वाई भी है, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। समीकरण एक से यहां पर देखो y बराबर क्या हो जाएगा? 16/x। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर एक वेरिएबल हटा रहा हूं, देखो तो कितना हो जाएगा? e इज इक्वल टू 2000 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या है? 16/x प्लस 6000 x प्लस वाई की जगह क्या है? 16/x। इससे कट गया तो e इज इक्वल टू होगा डियर स्टूडेंट 32,000 प्लस अलग अलग कर लीजिए, ये हो गया 6000 x प्लस 16 छठी 96 96,000 बाई एक्स। तो यहां मैं लिख लेता हूं इसको, जो मेरे पास एक्सपेंडिचर आया 32,000 प्लस 6,000 एक्स प्लस 96,000 बाई एक्स हो गया। ई जो है ई इज नाउ डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ एक्स। ई एक्स का फंक्शन है तो मैं निकाल दूंगा डी ई बाई डी एक्स। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2। या चलो इसको 3 कर लेता हूं, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक हो गया? डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6000 एक्स का 1। अब देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा -96,000/x स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1, 6000 हो गया, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो e के न्यूनतम के लिए क्या करेंगे? क्या तरीका है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के क्या तरीका है? e के न्यूनतम के लिए क्या कर देते हैं? डी ई बाई डी एक्स बराबर 0 रखने पर, इसको 0 कर लीजिए तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 6000 माइनस 96,000 बाई एक्स स्क्वायर। 0 कर लेते हैं, तरीका ये तो है। अब इसको यहां ले लेते हैं, इसको यहां करेंगे
तो 96,000 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6,000, एक्स स्क्वायर यहाँ ले लीजिए, 6,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96,000 बाई 6,000, 16 छक्के 96, 16 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 16। यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 4, -4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है। लंबाई क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x मतलब 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 16, इसका मतलब y भी कितना हो गया, 4 हो गया, x भी 4 y भी 4। अब हमको ये देखना है कि जो एक्सपेंडिचर है ये न्यूनतम होना चाहिए, खर्च न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम होने के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट, न्यूनतम होने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो करते हैं, दोबारा इसका अवकलन कर लेते हैं। देखो क्या होगा, आप देखो इसको समीकरण नंबर 4 लिख दो। इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ये है, तो d2e बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, तो डी बाई डी एक्स ये तो 0 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स 96,000 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स। देखो अभी 96 को बाहर ले लेते हैं यहां पर, इज इक्वल टू माइनस 96,000 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले लीजिए, माइनस 96,000 इंटू डी बाई डी एक्स, 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो x टू दी पावर -2, ये तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 96,000, देखो x घात -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 पहले आ गया, x टू दी पावर -3, ये तो होगा x टू दी पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या, -2 पहले x टू दी पावर -3, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, ये आ गया आपका x³, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो इसको भी मैं अब हटा लेता हूं, यहां कैलकुलेशन के लिए जगह बनाता हूं, ठीक है ना। आप देखो मेरे पास आ जाएगा d2e बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1,92,000 बाई x³, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालिए d2e बाई डी एक्स स्क्वायर किस पे, when x इज इक्वल टू 4, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू भी 4 निकली, y की 4 निकली है, x इज इक्वल टू 4 रख दीजिए यहां, 1,92,000 बाई x गुणा x, 4 इंटू 4, ठीक है। तो आप काट लीजिए इसको, ठीक है ना, 4 से पहले काटेंगे माना, 4 चौके 16, 4 अठे 32, ये फिर 4 से काटी 12,000, फिर 4 से काटी 3,000, ये आ गया 3,000, ठीक है दोस्तों, 3,000 आ गया।
अब देखो, इसके बाद आप सब जानते हैं, आप समझ में अब आ गया होगा कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आया है। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू d2e/dx² इज इक्वल टू 3000 विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि धनात्मक है। डबल डिफरेंशिएशन धनात्मक है, इसका मतलब ई क्या है, न्यूनतम है। ई मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां आप देख रहे हैं तो जलाशय के निर्माण, जलाशय के निर्माण, जलाशय के निर्माण पर खर्च न्यूनतम होगा। ये होगा, यहां तक बात निकल गई है। जलाशय के निर्माण पर खर्च न्यूनतम होगा, ये मैंने मैथमेटिकली देख लिया है। डबल डिफरेंशिएशन का मान पॉजिटिव आया। ठीक, अब प्रश्न को देखो, जलाशय की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। अब मैं आंसर की ओर बढ़ रहा हूं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूं। आप देखो, जलाशय, या तो आवश्यकता नहीं, यहां लिख लेता हूं आंसर। अब यहां जगह बना रहा हूं, देखिए जो पहला वाला पार्ट इस क्वेश्चन का 3 मार्क्स का जो पार्ट है, पहला वाला जलाशय की लंबाई, जलाशय की लंबाई कितनी आई थी। जलाशय की लंबाई ये 4 आया, 4 मीटर। जलाशय की चौड़ाई, जलाशय की चौड़ाई कितना आया। जलाशय की चौड़ाई ये भी 4 मीटर, क्योंकि हमने जलाशय की लंबाई क्या मानी थी, x, वो 4 मीटर आया है, और हमने चौड़ाई मानी थी y, y की वैल्यू 4। तो जलाशय की लंबाई भी 4 मीटर, चौड़ाई भी 4 मीटर। तो जलाशय की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक, अब दूसरा प्रश्न इसमें देखो, जलाशय के निर्माण की न्यूनतम लागत, इसको देखिए। जलाशय के निर्माण की न्यूनतम लागत, जलाशय के निर्माण की न्यूनतम लागत ई। अब ई क्या है हमारे पास, ये है ई। यहां x की वैल्यू कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा कि जलाशय के निर्माण पे कितना खर्चा होगा। ई इज इक्वल टू है 32,000, 6,000 x, 96,000 बाई x। तो ई क्या हो जाएगा, 32,000 प्लस 6,000 इंटू एक्स मतलब 4 प्लस 96,000 बाई एक्स मतलब 4। ठीक है, अब चलिए मैं यहां वैल्यू सॉल्व कर लेता हूं। आप देखो कितना होगा ये, यहां देखिए, ये देखिए दोस्तों, ई इज इक्वल टू 32,000 प्लस 24,000 प्लस इसको भी काटे, 16 छक्के 96, तो 16,000 भी आ गया। अब कितना हो गया, ई इज इक्वल टू, इसको गिनिए, 3 जीरो ये हो जाएंगी, 6 4 10, 16 24 32,000 प्लस 24,000। डियर सही आए कि कहीं पर गलती हुई कैलकुलेशन में। आप देखो 32,000, 16 8, यहां पर
लागत मैंने इसे लिखा था, ये वाला 24 और 4 एकम 4, हाँ यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। जब 4 से डिवाइड करूँगा, या तो ठीक है 4 से डिवाइड किया ना, यहाँ थोड़ा गलती कर दी। यहाँ पर कैलकुलेशन में मेरे पास था 96,000 बाई 4 था ना, कट कर लीजिए, 4 दूने 8, 4 चौके 16, 24,000 हो गए। 24,000 अब जोड़ लीजिए, 4 4 8, 10 का 1 3 5 और 8, 80,000 आ गया स्टैंड। 80,000 रुपया टंकी के निर्माण पर न्यूनतम खर्चा हो जाएगा। कितना? 80,000 रुपये। ये आ गया, ये है इसका सेकंड पार्ट। जलाशय के निर्माण की न्यूनतम लागत क्या है? 80,000। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अपने आप में ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग HOT का क्वेश्चन है। आपने सोचना है, कौन मैथमेटिक्स लगेगी वो सोचना है और कैलकुलेशन करनी है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर मैंने भी पूरा सॉल्व कर दिया है। अब आप इस पूरे वीडियोस को आप देखिए, क्योंकि पेपर आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक बार अंदाज लगा लीजिए कितने मार्क्स आपके आ रही हैं। अब जितनी भी आ रही हैं कोई दिक्कत नहीं, खुश रहिए, ठीक है, मस्त रहिए। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। अब आगे के लिए सोचना है, आगे आपको क्या करना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है लक्ष्य। आपने क्या टारगेट अपना बना रखा है, क्या लक्ष्य है आपका। दूसरा पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहला कहा टारगेट, लक्ष्य। दूसरा है कंसिस्टेंसी, लगातार उस पर काम करना, ठीक है। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन मतलब जैसे आपने पर डे अपने लिए नियत कर दिया कि मैं 6 आवर 8 आवर्स पढ़ूंगा, मैं यही पढ़ूंगा, ठीक है ना। और आप पर डे पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। आपने सोचा कि आज 6 घंटे पढ़ूंगा, इतना सिलेबस करूंगा, और आप कर ही रहे हैं, इसका मतलब आप डिसिप्लिन्ड हैं। तो पहला कहा टारगेट, लक्ष्य स्पष्ट कर लीजिए अपना अभी भी क्या करना आगे, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी, जब लक्ष्य टारगेट क्लियर हो गया तब कंसिस्टेंट रहना उस पर, ठीक है, लगातार उसके बारे में सोचना, उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए काम करना है। तीसरा क्या था? डिसिप्लिन, अनुशासन रूप में, क्या जितना काम करना है तो करना है। और फोर्थ वाला पॉइंट है नेवर गिव अप, जो टारगेट सेट कर दिया उससे दूर नहीं भागना है। यानी कि अभी ये पकड़ा, 2-3 दिन ये किया, अब दूसरा टारगेट बना दें, फिर तीसरा बना दें, उससे आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो सोच विचार करके एक टारगेट सेट करिए, लक्ष्य सेट हो जाएगा। फिर कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और नेवर गिव अप, टारगेट छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जब किसी मंजिल पे आपको जाना है तो आपको मंजिल नहीं बदलनी, रास्ता चेंज हो सकता है। इस तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से मंजिल तक पहुंचा जाएगा, पर वो करना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आगे अपने लिए एक अच्छा टारगेट, एक अपना लक्ष्य सेट करिए और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। और मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। आपकी परीक्षा आपने दे दी है। अब उत्तराखंड बोर्ड की 27 मार्च से 10 अप्रैल तक मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन। आपकी कॉपी चेक होंगी और मुझे लगता है कि अप्रैल के अंदर ही रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से अगली क्लासेस में एडमिशन ले सकें।
ठीक है, तो निश्चित रूप में रिजल्ट आपका अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आप जीवन में सफल हों, कामयाब हों, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।